अब ये देखो बेटा, जो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आपको दिखाई हुई है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉलोइंग द मेथड ऑफ चैप्टर 3 वी कैन यूज द लिंक पैरामीटर्स इजिली टू फाइंड द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ दिस आर्म। अब लिंक पैरामीटर्स हम किनको बोल रहे हैं, जो हमारे ज्वाइंट एंगल्स हैं या जो हमारे लिंक के साथ के पैरामीटर यानी कि लिंक की लेंथ, हम उनको क्या बोल रहे हैं, लिंक पैरामीटर्स। अगर आपको ये नोन है ना, तो आप उनसे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस के अंदर आपके पास क्या आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्यों बोल रहे हैं होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसका जो रिलेशन है ना रिस्ट का, देखो रिस्ट के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो आपके यहां पर होगा, ठीक है। इसके जो टॉप पे जो आपका एंड इफेक्टर है ना, इसके टॉप पे एंड इफेक्टर बेसिकली क्या है, ये आपका हैंड हो गया ना, और ये जो आपकी फिंगर्स है ना, फिंगर के टॉप पे जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम उसको बोलते हैं कि जो हमारे पास एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या देख रहे हो, आपको रिस्ट का मोशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। अगर आपको रिस्ट का विद रिस्पेक्ट टू बेस आपको पता हो ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और साथ में आपके पास क्या होगा, एक रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है, C123 जो स्टैंड्स फॉर है, ये किसके लिए है, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। S123 का मतलब क्या है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहां पर है, ये क्या है, आपको मैंने बताया था ना, हाँ जी, ये ट्रांसलेशन है ना। सर आपने पीडीएफ नहीं ओपन करी? ये आपको दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन? नो सर। सर पीडीएफ नहीं दिख रही सर, वो बुक्स के टाइटल्स दिख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, अब दिख रही है? यस सर। ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिखाई हुई है ना, ये W का मतलब क्या है, W स्टैंड्स फॉर रिस्ट, रिस्ट ज्वाइंट, ये रिस्ट ज्वाइंट हो गया ना हमारे पास, और ये B स्टैंड्स फॉर बेस ज्वाइंट। बेस कौन सा आपके पास, शोल्डर है, और ये जो आपके पास एल्बो ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है। ये ह्यूमन हैंड हो गया, इसको हम बोलते हैं एंड इफेक्टर, ठीक है। जो हमारा आगे टूल लगा होगा ना, उसको हम बोलते हैं एंड इफेक्टर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी ना, इस सिस्टम के लिए आपको ये एक चीज गिवन होगी, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसके केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी फॉर रिस्ट ज्वाइंट विद रिस्पेक्ट टू बेस, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। या आप इसको आप कैलकुलेट कर लो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से, या आपको 3 लिंक जो आपके पास है ना प्लेनर सिस्टम, ये देखो ये बोल रहे हैं ना 3 लिंक प्लेनर सिस्टम के लिए, 3 लिंक जो आपके पास प्लेनर मैनिपुलेटर है, इस सिस्टम के लिए आपको ये जो है ये मैट्रिक्स, ये आपको नोन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या पता है कि जो एंड इफेक्टर है इसकी पोजीशन और जो इसकी ओरिएंटेशन है वो हमें नोन है, वो नॉन क्वांटिटीज है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहे हैं, ये लाइन जो है वो हमें क्या बता रही है, ये रोटेशन है ना, ये देखो ये जो 3/3 की है वो रोटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 001 और 001, यानी कि ये रोटेशन मैट्रिक्स है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस। ये क्या बता रहे हैं आपको, हाँ जी। अब ये जो हमारा है ना रिस्ट ज्वाइंट, इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब जेड एक्सिस में तो हम डिस्प्लेस हुए नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है, प्लेनर लिंक मैनिपुलेटर है। प्लेनर का मतलब आप एक प्लेन के ऊपर हो, एक्स वाई प्लेन के ऊपर हो, इसलिए जो हमारा ये जेड कंपोनेंट है ना, ये क्या है, 0 है। जेड में आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। आपने ट्रांसलेशन किस में की है, एक ये तो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये होगी आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, रोटेशन है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। रोटेशन है आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग आपके पास जो ट्रांसलेशन है वो एब्सेंट है। ये हमारे पास क्या है, पर्सपेक्टिव, ये आपने नीचे छेड़ना, और ये आपके पास क्या है, स्केलिंग, स्केलिंग मैट्रिक्स या स्ट्रेचिंग मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1 क्यों है,
हाँ जी, ये 1 क्यों है? जो चीज आप देख रहे हो वही चीज आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इसमें ना तो रिड्यूस स्केल है ना ही एनलार्ज स्केल है, दैट्स व्हाई 1 इज कंसीडर्ड ओवर देयर। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0, यानी कि ना तो आप उसकी बात कर रहे हो पैरेलल प्रोजेक्शन की, ना आपके पास बात कर रहे हो कोई एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन या कोई पिक्चोरियल व्यू, इस टाइप की कोई भी बात नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जो है वो आपने 0 0 0 कंसीडर कर लेना है, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी। ये जो आपके पास है ना 1/3 वाली जो मैट्रिक्स है ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी, और ये 1/1 वाली जो मैट्रिक्स है ये भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमेशा ही यहाँ पर 0 0 0 और 1 आएगा आपके पास, जो 4th रो बनेगी आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ पे 0 क्यों लिया हुआ है और यहाँ पे 1 क्यों लिया हुआ है, चीजें याद रह जाएंगी। ये आपके पास रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, रिस्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, रिस्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और रिस्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस क्या है, 0 है, खत्म। ठीक है, ये आपके पास नोन हो जाएगी आपको ये मैट्रिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास कैसे बनी। हाँ जी, ये जो लिंक पैरामीटर्स हैं, ये जो आपको इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेक्टर्स भी बोल देते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास कैसे बनी, ये जो आपके पास फर्स्ट लिंक है, अब इस फर्स्ट लिंक में देखो कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई रोटेशन है। हाँ जी, फर्स्ट लिंक की एक्स एक्सिस के अलोंग कोई है रोटेशन नहीं है, ना ही सेकंड लिंक की है ना ही थर्ड लिंक की है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये क्या है हमारे पास, हाँ जी, ये क्या है आपके पास, ये जो 1 2 3 आपको दिखाया हुआ है ना बेटा, 1 2 3, हाँ जी, ये 1 2 3 आपके पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस लिंक का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो ये रहा, x1 x1 y1, ये इस लिंक का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और इस लिंक का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन सा है, x2 y2। इस लिंक का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला y3 और z3 वाला आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये अल्फा i-1 क्या बता रहा है आपको, जो आपके पास ये फर्स्ट जो ज्वाइंट है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये आपके पास जो लिंक है ना, तो इस लिंक की आपने रोटेशन देखनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई है रोटेशन नहीं है, 0 0 0। ये लिंक की आपने वो देखनी है लेंथ, देखो जो फर्स्ट लिंक है उसकी लेंथ क्या होगी, 0। जो आपके पास ये वाला लिंक है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, L1, और इस लिंक की लेंथ आपके पास क्या होगी, ये L2। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट देख रहे हो तो इसके जो पीछे वाला जो लिंक है इसकी लेंथ देख रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट देख रहे हो तो इसके जो पीछे वाला लिंक है इसकी लेंथ देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हो तो उसकी लेंथ देख रहे हैं इधर से, इस बेस से, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट है किसी भी लिंक की, नहीं है, 0। ठीक है, अभी आपके पास लिंक की रोटेशन आ जाती है अबाउट जेड एक्सिस, हाँ जी, यहां पर ट्रांसलेशन और यहां पर आपके पास लिंक की रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। देखो पहला लिंक रोटेट हो गया, ठीक है, x0 y0 से हमारा ये लिंक जो है वो रोटेट हो गया। ठीक है, ये आपको रोटेशन दिखाई दे रही है, इसको हम बोल रहे हैं θ1। x2 y2 की देखो कितनी हो गई है, θ2, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 क्या हो गया, रोटेट हो गया, तो x2 y2 की जो रोटेशन है वो होगी θ2। x3 y3 वाला भी हमारा रोटेट हो गया, तो इसकी रोटेशन क्या होगी, θ3। ये टेबल भी बन जाएगी आपके पास। हाँ जी, लिंक पैरामीटर्स की नोटेशंस इन द फॉर्म ऑफ डीएच पैरामीटर्स, ये हमारे पास क्या हो गए, 4 डीएच पैरामीटर हैं। ठीक है, ये हर लिंक के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द थ्योरी पार्ट अंडर दिस इनवर्स काइनेमेटिक्स टाइप प्रॉब्लम्स. To focus our discussion on inverse kinematics, we will assume that the necessary transformations have been performed so that the goal point is the specification of the
रिस्ट फ्रेम रिलेटिव टू द बेस फ्रेम, दैट इज देखो रिस्ट फ्रेम की रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। ठीक है, हमारा गोल पॉइंट क्या है कि हमें क्या पता हो, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो हमें रोबोटिक का क्या पता हो, उसकी पोजीशन और उसकी ओरिएंटेशन वो हमें कहां से मिलेगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, जो रिस्ट जॉइंट की रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस जॉइंट। बिकॉज वी आर वर्किंग विद अ planar manipulator, specification of these goal points can be accomplished most easily by specifying 3 numbers. अगर आपको ये 3 नंबर पता हो तो आप इन 3 नंबर की हेल्प से कहां पे आ सकते हो, इस नोटेशन के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसलेशन अबाउट, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो हमें 2 ट्रांसलेशन पता हो और एक हमें क्या पता हो, रोटेशन पता हो, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास एंड इफेक्टर है उसकी पोजीशन और उसकी ओरिएंटेशन का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, फाई क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लिंक 3 इन द प्लेन रिलेटिव टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आपने जब भी एंगल ऑफ रोटेशन को देखना है तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होगी पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, hence rather than giving a general representation as a goal specification we will assume a transformation with the structure। ठीक है, तो अब हम किसके ऊपर आ जाएंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, हाँ जी, we will assume a transformation with the structure। स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या चाहिए, 2 ट्रांसलेशन चाहिए और एक हमें रोटेशन चाहिए। तो हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। All attainable goals must lie in the subspace implied by the structure of equations। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशंस है वो हमारे पास इसके अंदर है। By equating 4.6 and 4.7, ये देखो 4.6 और 4.7 को आपने क्या करना है, इक्वेट करना है। तो आपके पास ये 4 क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस आ जाएंगी, a set of 4 non linear equations that must be solved for θ1, θ2 and θ3। ठीक है, तो हमारे को क्या चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए। ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। यही था इनवर्स काइनेमेटिक्स। हाँ जी, फॉरवर्ड में आपके पास क्या होता है, इन थीटा की वैल्यूज आपको गिवन होती है, और जो एंड इफेक्टर की पोजीशन है जो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में दिखाई हुई है, ये आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस विद द व्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे को उस फॉर्म में दिखाई हुई है। cos फाई ये किसके इक्वल होगी, हमने इक्वेट कर दिया 2 मैट्रिक्स को, 4.6 और 4.7 को। हमारे पास क्या आ गया, C123, यानी कि cos इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, θ1 + θ2 + θ3। ऐसे ही S फाई, sin फाई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वेट हो जाएगी, sin ऑफ θ1 + θ2 + θ3, x इक्वल टू दिस क्वांटिटी एंड y इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। We now begin। अब ये देखो, इन 4 इक्वेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, θ1, θ2 और θ3 की वैल्यूज। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट सिंप्लीफिकेशन जो है हम कर सकते हैं, इजिली वी कैन परफॉर्म, वो क्या है, मोस्ट जो ये वो आपके पास आएगी, मोस्ट इजी जो आपके पास कैलकुलेशंस आएंगी, वो अगर आप इस फॉर्म में कैलकुलेट करोगे ना तो आपको बहुत इजीनेस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ट्रांसलेशन अबाउट एक्स एक्सिस और ट्रांसलेशन अबाउट वाई एक्सिस। हमने क्या कर दिया, इन 2 इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, वेयर वी हैव मेड यूज ऑफ, हमने किसका यूज किया है, जो C12 है ना। अब ये देखो, जो आपके पास यहाँ पे है ना, ये C12, क्योंकि cos θ1 + θ2 का जब हम फॉर्मूला, इसको जब हम इसके इक्वेट करेंगे ना तो हमारे को और भी ज्यादा इजी होगा इसको सॉल्व करना। cos θ1 cos θ2 - sin θ1 sin θ2, और S12 को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से हमारे पास आएगी cos θ2 की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस,
ये हमें पता होगी ना। हाँ जी, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस और ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये हमें पता होगी यहां से। ठीक है, और ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो, इन ऑर्डर फॉर अ सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट हैव ए वैल्यू बिटवीन -1 and 1। अब आप जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी वो इस रेंज के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, जो θ2 की वैल्यू आएगी अगर आप उसका कोज कर दो तो वो इसके बीच में आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, इन दी सॉल्यूशन एल्गोरिदम दिस constraint would be checked at this time to find out whether a solution exists. Physically, if this constraint is not satisfied, then the goal point is too far away for the manipulator to reach. ठीक है, अगर हमारी पास इस रेंज के बीच में नहीं आती तो अभी हमारा क्या आएगा, जो गोल होगा वो बहुत दूर है अभी। ठीक है, assuming the goal is in the workspace, we write an expression for S2 as। ठीक है, और अगर आपका गोल जो है वो वर्क स्पेस के अंदर आ जाता है, यानी कि अगर आप इस रेंज के बीच में आ जाते हो और आपका गोल क्या है कि वो जो 3D रीजन स्पेस है हम उसके अंदर किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ रहे होंगे अगर, तो हमारे पास जो S2 की वैल्यू होगी ना वो ये होगी। ठीक है, फाइनली, और यहां से जो है आपके पास जो है आप ये वाला रूल लगाओगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू आर्ग्यूमेंट आर्क टेंजेंट रूटीन। ठीक है, ये हमारे पास θ2 की वैल्यू हो जाएगी। θ2 का मतलब क्या है? हाँ जी, θ2 का मतलब क्या है कि जो आपके पास ये सेकंड है ना, इसकी रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ये जो x1 y1 है इससे कितना वो रोटेट कर गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, θ2 की वैल्यू आ जाएगी। The choice of sign sin corresponds to the multiple solution in which we can choose the elbow up or the elbow down। ठीक है, we have used one of the recurring methods for solving the, ठीक है, ये देखो, in determining θ2 we have used one of the recurring methods for solving the type of kinematic relationships that often arise, namely to determine both the sine and cosine of the desired joint angle and then apply the two argument arc tangent. This ensures that we have found all solution and that this all is in the proper quadrant। ठीक है, तो जब आप इस मेथड से सॉल्व कर लेते हो ना θ2 की वैल्यू, ठीक है, अब ये जो a है ना आपके पास, ये a देखना पड़ेगा एक बार, a क्या था, अच्छा ये कोई भी वो हो सकता है, ये हमारे पास उसकी लेंथ होगी उस वेक्टर की। ठीक है, एक मिनट ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर उसकी क्या होगी, ये जो a है ना वो उसकी लेंथ होगी और ये उसका ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, जब हमने θ2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, θ1 की वैल्यू। ठीक है, वी राइट 4.10 एंड 4.11 इन दी फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास 4.10 और 4.11 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पास ये k1 k2 है ना, ये क्या बनेंगे हमारे पास, आर्ग्यूमेंट, वो बनेंगे आर्ग्यूमेंट्स। चलो इसको हम उसमें देखेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी ना उसमें देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर रखा है। चलो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन है वो क्या है, देखो अलजेब्रिक में आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशंस आएंगी ना
उस काइनेमेटिक इक्वेशंस को आपने क्या देना है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस देनी है। उस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से आपने सोल्व करना है क्या, जो थीटा है उनकी वैल्यू। ज्योमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है, in a geometric approach to finding a manipulator solution, we try to decompose the spatial geometry of the arm into several plane geometry problems. अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास आर्म की स्पेशियल ज्योमेट्री है ना, स्पेशियल ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि उसकी स्पेस के अंदर कैसे ओरिएंटेशन है या उसकी कैसे पोजीशनिंग है, उसको हम किसके अंदर डिवाइड कर लेंगे, अब प्लेन ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स के अंदर हम उनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फॉर मेनी मैनिपुलेटर्स पर्टिकुलरली व्हेन द अल्फा आई इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 90। ठीक है, तो अल्फा आई का मतलब क्या है कि किसी भी आपके पास जो लिंक है, ठीक है, किसी भी लिंक के लिए जो आपके पास क्या है, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, अगर आपके पास 0 डिग्री है या प्लस माइनस 90 डिग्री है, तो वहां पर हम ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक के लिए आपके पास जो एंगल ऑफ रोटेशन है अबाउट एक्स एक्सिस, या तो वो 0 डिग्री हो या वो प्लस माइनस 90 डिग्री हो, तो वहां पे हम ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉइंट एंगल्स कैन देन बी सोल्व फॉर बाय यूजिंग द टूल्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लेन ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स है ना, हम उस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर द आर्म विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शोन इन फिगर, फॉर बिकॉज द आर्म इज प्लेनर वी कैन अप्लाई प्लेन ज्योमेट्री डायरेक्टली। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखो फिगर 4.8 shows the triangle formed by, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये हमारे पास एक साइड, ये हमारे पास दूसरी साइड, और जो थर्ड साइड है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक इसकी थर्ड साइड बन रही है। हमने क्या किया, जो ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट था उसको हमने किससे ज्वाइन करवा दिया, जो हमारे पास बेस जॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास इस ट्रायंगल की थर्ड साइड बन गई। ठीक है, जो डैश लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, the other possible configurations of the triangle। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के बनने की दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ट्रायंगल बन जाए हमारी ऐसे। ठीक है, which would lead to the same position of the frame 3। ठीक है, हम इस फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रेम, ये हमारे पास सेकंड फ्रेम, और ये हमारे पास थर्ड फ्रेम। तो थर्ड फ्रेम पर आने के लिए आपके पास क्या है, 2 अरेंजमेंट है लिंक्स का। ये हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक चेन का। अगर हमारे को इस जॉइंट की ऊपर आना है तो हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशंस है इसकी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। कंसीडर दिस सॉलिड ट्रायंगल, वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कोसाइंस टू सॉल्व फॉर θ2। अब ये देखो, अब इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी ट्रांसलेशन हुई है इस फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, व्यूड फ्रॉम दिस जॉइंट, और इसकी वाई के अलोंग जितनी ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम वाई स्क्वायर करें तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्केल से नोट डाउन कर सकते हो ना, कि कितनी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन हुई है और कितनी वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन हुई है। तो आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर आपने वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हम अब देखें यहाँ पर कि ये वाली अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है अगर हम इसको यूज करें, या हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस में 2L1 L2 cos 180 प्लस θ2। अब θ2 का मतलब क्या है, हाँ जी, θ2 का मतलब क्या है, ये देखो ना, ये देखो θ2 का मतलब क्या है कि जो हमारा ये है ना, ये जो सेकंड फ्रेम है ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम कितना रोटेट हुआ है उसको हम बोलते हैं θ2। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास cos 180 प्लस θ2। cos 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, और यहां से आप cos θ2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको एक्स एक्सिस के अलोंग भी ट्रांसलेशन पता है, वाई के अलोंग भी ट्रांसलेशन पता है, और लिंक की आपको लेंथ्स भी पता है। ठीक है,
तो आप क्या निकाल सकते हो, cos थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये देखो आगे इसके अंदर, एक मिनट, हाँ जी। In order for this triangle to exist, the distance to the goal point that is equal to under root of x square plus y square must be less than or equal to the sum of the link lengths। तो ये कंडीशन आपके पास क्या है, फुलफिल होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है ना, यहां से लेकर अगर हम ये देखें, अगर इन ट्रायंगल्स को एग्जिस्ट करना है ना, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो गोल पॉइंट की पोजीशन है ना, वो किससे इक्वल हो, या तो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, सम ऑफ द लिंक लेंथ्स। ठीक है, दिस कंडीशन वुड बी चेक्ड एट दिस पॉइंट इन अ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस। अब जो सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट किया ना, उसकी एग्जिस्टेंस को देखने के लिए आपको ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड व्हेन द गोल पॉइंट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द मैनिपुलेटर। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आपका जो रिमार्क होगा वो क्या होगा, बिकॉज द गोल पॉइंट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द मैनिपुलेटर। ठीक है, assuming a solution exists, अगर solution exist करता है, this equation is solved for the value of theta 2 that lies between 0 and minus 180। ठीक है, because only for these values does the triangle in figure 4.8 exist। अगर इनके बीच में आ जाती है ना, जो थीटा की वैल्यू है, अगर वो इसके बीच में आ जाती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो ये ट्रायंगल्स आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये वैलिड ट्रायंगल्स होगी। The other possible solution, the one indicated by the dashed line, is found by symmetry to be। अब ये देखो थीटा 2 डैश, जो थीटा 2 डैश का मतलब क्या है ना, कि अगर आप इसको देख रहे हो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे पास ये सिमेट्री जो होगी वो वैलिड हो जाएगी। टू सॉल्व फॉर थीटा 1 वी फाइंड, अब अगर आपने वो निकालना है थीटा 1 निकालना है, तो थीटा 1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आफ्टर फाइंडिंग आउट दी वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स साई एंड बीटा as indicated in figure 4.8। first beta may be any coordinate depending on the signs of, so we must use a two argument arc tangent। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, जो किसके इक्वल होगी, इस वैल्यू के, tan 2 थीटा। जो थीटा होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, एक्स और वाई के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जो ये ए है वो क्या देगा आपको, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर की लेंथ है वो आपके पास ए आ जाएगी। और कोस साई की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से। ठीक है, तो ये जो आर्क कोसाइन है आपके पास, ये इस रेंज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन भी जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन को चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इस रेंज के बीच में, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, हम उससे क्या है, उसके ऊपर है या उससे नजदीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आप किसके ऊपर होगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वहां पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद हमें एनालिसिस भी करनी है कि जो वेदर दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाइज और नॉट सेटिस्फाइड, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जी सर। ठीक है बेटा। तो फाइंड आउट करने के बाद वैल्यूज जो है ना थीटा 1 और थीटा 2 की, उनके साथ के जो ये पैरामीटर्स है ना, बीटा और साई, ये भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इनको कैलकुलेट करने के बाद जो इनकी रेंज दे रखी है ना, अगर उस रेंज के अंदर अगर हम हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको फिर दूसरी जो कंडीशन है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। उस कंडीशन को चेक करने के बाद आप ये कंक्लूड करोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने कोऑर्डिनेट को प्लेस किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये देखो, साई की वैल्यू हमारे पास इस रेंज के बीच में होनी चाहिए 0 to 180, और जो हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास इस रेंज के बीच में होनी चाहिए।
ठीक है, 0 एंड -180, ठीक है, -180, यानी कि हम क्या देखेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना शुरू करें, ठीक है, तो हमारे पास इस रेंज के बीच में होना चाहिए, और जो आपके पास ये सॉल्यूशन भी आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। चलो जब हम वो देखते हैं ना, फिर हम क्या करेंगे, हमारे को फाइनल ओरिएंटेशन पता होगी, और हमारे पास 2 पैरामीटर्स आ चुके हैं, हम थर्ड पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 4.34। ठीक है, ये है हमारे पास इनवर्स काइनेमेटिक्स। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इससे आपको सिर्फ एक क्लैरिटी आई है कि इसके अंदर आपको करना क्या है। 2 मेथड है आपके पास, ज्योमेट्रिक और दूसरा कौन सा है, अलजेब्रिक। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये θ1, θ2, θ3 की वैल्यू है, ये आपको मिलेंगी कहां से, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद। जो आपके पास ये इक्वेशंस है ना, इन इक्वेशंस को यूज करके, ठीक है, इन इक्वेशंस को यूज करके, या अगर आपको इक्वेशन लर्न नहीं करनी तो फिर आपके पास दूसरा मेथड कौन सा है, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको ये जो लिंक है ये आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे पेपर के ऊपर, और फिर आपको इनकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको मेजर करनी पड़ेगी, और मेजर करने के बाद आप इन काइनेमेटिक इक्वेशंस के अंदर उनकी वैल्यूज पुट करोगे, और फिर पुट करने के बाद हमारे को थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर हमने उसको सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो हमने वेरीफाई करना है, जो हमें रेंजेस दी हुई है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ आपके पास 3 लिंक जो आपके पास पैरामीटर ये है ना, 3 लिंक प्लेनर मैनिपुलेटर है, सिर्फ इसके लिए ये वैलिड है इक्वेशंस। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं आपकी एक बार अटेंडेंस ले लूं। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you, sir.